महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एक ऐसा बयान जिसने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने ऐसा संकेत दे दिया है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या राज ठाकरे की एमएनएस अब महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए का हिस्सा बनने जा रही है? लेकिन राउत के बयान के बाद एमएनएस ने जो कहा उसने कहानी में ट्विस्ट ला दिया है। तो दर्शकों, आइए पूरी रिपोर्ट समझते हैं ये सियासी समीकरण क्या नया रूप लेने जा रहा है। दर्शकों, आपको बता दें कि दरअसल शिवसेना यूबीटी के सीनियर लीडर संजय राउत ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि एमएनएस चाहती है कि कांग्रेस को भी साथ लेकर चला जाए। राउत का ये बयान सीधा सीधा इशारा करता है कि राज ठाकरे की पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शायद विपक्षी गठबंधन एमवीए में शामिल हो सकती है। राउत के इस बयान ने सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि अगर ये मुमकिन होता है तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, तीनों ठाकरे पवार ब्रिगेड एक मंच पर नजर आ सकते हैं। लेकिन दर्शकों, ज़्यादा देर नहीं लगी। संजय राउत के बयान के कुछ ही घंटों के भीतर एमएनएस नेता संदीप देशपांडे सामने आ गए और उन्होंने एकदम साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी ही अपना रुख बताएगी, कोई और नहीं। भविष्य में भी सिर्फ हम ही अपना रुख बताएंगे। मतलब साफ है, एमएनएस ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। संजय राउत का बयान शायद सिर्फ राजनीतिक हवा का टेस्ट था। तो दर्शकों, अब जरा टाइमिंग देखिए। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ये वही समय है जब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर एक बार हाथ मिला सकते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन राजनीति में ना का मतलब कभी नहीं होता। राजनीतिक जरूरतें कब किसे साथ खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि राउत ने ये भी कहा था कि उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से बात की है और जल्द ही राहुल गांधी से भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। लेकिन दर्शकों, ध्यान दीजिए, राज्य कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग एमएनएस के साथ गठबंधन के खिलाफ है। उन्हें डर है कि इससे कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि को नुकसान हो सकता है। यानी एमवीए में एमएनएस की एंट्री इतनी आसान नहीं दिख रही है। दर्शकों, राउत ने अपने बयान में साफ कहा है कि राज्य की राजनीति में हर किसी की अपनी जगह है। जैसे शिवसेना यूबीटी की अपनी जगह है, वैसे ही एमएनएस, एनसीपी, शरद पवार गुट और वामपंथी दलों की भी अपनी जगह है। यानी संजय राउत का संदेश साफ है, एमवीए को बड़ा बनाओ, हर उस ताकत को साथ लाओ जो बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो सकती है। लेकिन राजनीतिक संकेतों की इस भाषा में बहुत कुछ कहा से ज्यादा अनकहा होता है। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बयान राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या नए गठबंधन की तैयारी। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बैक चैनल टॉक्स चल रही है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है। दोनों दलों ने नगर निकाय चुनाव के लिए कोई औपचारिक गठबंधन घोषित नहीं किया है, लेकिन बातचीत अभी भी जारी है। ऐसे में दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में समीकरण हर पल बदल रहे हैं। कभी दुश्मन रहे राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर एक साथ आए तो तस्वीर पूरी बदल सकती है। क्या यह ठाकरे ब्रदर्स यूनाइटेड का नया अध्याय होगा या सिर्फ सियासी गुब्बारा जो हवा में छोड़ा गया है? आने वाले कुछ हफ्तों में यह साफ हो जाएगा कि एमएनएस वास्तव में एमवीए में शामिल होगी या फिलहाल दूरी बनाए रखेगी। तो दर्शकों, फिलहाल इतना तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन एक नया ट्विस्ट जरूर आ रहा है और जनता बस देख रही है कौन किसके साथ और कौन किसके खिलाफ। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एमडीआर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, लेकर आया हूँ मुंबई की सियासत में मच रहे आई लव मोहम्मद बनाम आई लव बुलडोजर बाबा पोस्टर विवाद की पूरी कहानी। अब ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुंबई की सड़कों तक पहुंच चुका है और अब इसमें उतर आई है बीजेपी की बुलडोजर पॉलिटिक्स। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर जहां एक तरफ धार्मिक माहौल गरमाया हुआ है, वहीं अब इसी के जवाब में मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। अंधेरी इलाके में कई जगहों पर दो बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। एक पर लिखा है आई लव बुलडोजर बाबा और दूसरे पर लिखा है आई लव देवा भाऊ। बता दें कि पहले पोस्टर में दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें बीजेपी के समर्थक बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। तो वही दूसरे पोस्टर में नजर आ रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके लिए लिखा गया है आई लव देवा भाऊ।
और उनके साथ एक बुलडोजर की तस्वीर भी छपी है। दर्शकों, ऐसे में आपको बता दें कि इन पोस्टरों का मकसद तो साफ है। बीजेपी अब बीएमसी चुनाव में भी कानून और विकास की राजनीति को जोड़ने जा रही है। बुलडोजर बाबा की छवि अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने वाले नेता के रूप में दिखाई गई है, जबकि देवाभाऊ यानी फडणवीस की छवि विकास और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में पेश की गई है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक ये पोस्टर सिर्फ जवाब नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक संदेश है कि मुंबई की राजनीति में अब हिंदुत्व और विकास दोनों मुद्दे साथ साथ चलेंगे। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीएमसी चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 31 जनवरी 2026 तक स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाए, यानी अब सिर्फ कुछ महीनों का वक्त बचा है। और इसी बीच शुरू हो चुकी है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी के साथ साथ महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए में भी हलचल तेज है, जहां महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के बीच अभी भी तालमेल की गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। ऐसे में सबकी निगाहें अब टिकी है राज ठाकरे पर, क्योंकि हाल के दिनों में संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस भी विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के साथ आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मुंबई में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राज ठाकरे की लोकप्रियता और महाराष्ट्र अस्मिता का मुद्दा शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ पाएंगे, या फिर बीएमसी का मैदान इस बार 3 तरफा लड़ाई में बदल जाएगा। बता दें कि बीजेपी की ओर से लगाए गए पोस्टर एक तरह से विकास बनाम धर्म की बहस को नया मोड़ दे रहे हैं, जहां विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है। वही बीजेपी समर्थक कहते हैं ये पोस्टर विकास, सुरक्षा और निर्णायक नेतृत्व के प्रतीक है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू जैसे बैनर और देखने को मिल सकते हैं। इससे साफ है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ विकास का नहीं, बल्कि विचारधारा और छवि की लड़ाई बनने वाला है। तो दर्शकों, अब मुंबई की गलियों में गूंज रहा है नया नारा, आई लव बुलडोजर बाबा और आई लव देवाबाबू। देखना ये होगा कि इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का असर मुंबई की सियासत पर कितना पड़ता है, और क्या ये पोस्टर बीजेपी के लिए वोट बूस्टर साबित होंगे, या फिर विपक्ष इसे धार्मिक ध्रुवीकरण बताकर पलटवार करेगा। आपका क्या मानना है? बीएमसी चुनाव में किसकी रणनीति काम करेगी? बीजेपी की बुलडोजर ब्रांडिंग या एमयूए की एकता की अपील? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और एमडीआर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है, लेकिन नामांकन शुरू होने से पहले ही लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी को डबल झटका लग गया है। एक नहीं 2 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो सीधे बीजेपी की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। जी हां दर्शकों, नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने रविवार को विधानसभा स्पीकर को अपना त्यागपत्र सौंप दिया और इसके साथ ही आरजेडी की सीटों पर संकट की परछाई और गहरी हो गई है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा सोचिए, चुनाव सिर पर है, गठबंधन की मीटिंग्स जारी है, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो रही है और ऐसे वक्त पर 2 विधायकों का पार्टी छोड़ना आरजेडी के लिए किसी भूचाल से कम नहीं है। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं विभा देवी की, जो नवादा सीट से 2020 में आरजेडी के टिकट पर विधायक बनी थी। विभा देवी कोई साधारण चेहरा नहीं है, वो पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी है, जो 3 बार विधायक रह चुके हैं। पति की गैर मौजूदगी में विभा देवी ने नवादा की सियासत संभाली, जनता से जुड़ी रही और पिछले 5 सालों में सक्रिय विधायक के तौर पर पहचान बनाई। लेकिन पिछले कुछ महीनों में उनका झुकाव साफ तौर पर बीजेपी की तरफ दिखाई देने लगा था। अगस्त 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया पहुंचे थे, तो मंच पर विभा देवी की मौजूदगी ने आरजेडी खेमे में खलबली मचा दी थी। सूत्रों के मुताबिक टिकट कटने की आशंका और परिवार की एनडीए से बढ़ती नजदीकियों ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। अब चर्चा है कि विभा देवी नवादा सीट से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर सकती है। तो दर्शकों, अब चलते हैं रजौली की तरफ, जहां से आरजेडी के दलित विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा देकर पार्टी को दूसरा झटका दे दिया है।
2020 के चुनाव में उन्होंने रजौली सीट से जीत हासिल की थी और स्थानीय स्तर पर सिंचाई, सड़क और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था। अगस्त में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता खुलेआम तेजस्वी यादव से प्रकाश वीर को टिकट मत दो की मांग कर रहे थे। नारे लगे, ओ तेजस्वी भैया, प्रकाश वीर को हटाना होगा। इसके बाद से ही संकेत साफ हो गए थे कि प्रकाश वीर अब आरजेडी में सहज नहीं है और रविवार को उन्होंने भी इस्तीफा देकर इस कयास को हकीकत में बदल दिया। बताया जा रहा है कि वे बीजेपी से रजौली सीट पर टिकट पाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो दर्शकों, राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि यह इस्तीफे एनडीए की चाल और टिकट की होड़ का नतीजा है। आरजेडी के अंदरूनी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। लालू यादव की सेहत पहले से ही ठीक नहीं है और पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। तेजस्वी यादव लगातार गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बगावत की आहट सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, उधर एनडीए खेमे में खुशी का माहौल है। बीजेपी लगातार यह संदेश देने में लगी है कि जो भी नेता जनता के काम करना चाहता है वो एनडीए के साथ आए। और अब विभा देवी और प्रकाश वीर जैसे दो नामों का जुड़ना बीजेपी के मिशन बिहार 2025 को नई ताकत दे रहा है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ टिकट की राजनीति है या एनडीए की सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या तेजस्वी यादव इस बगावत को रोक पाएंगे या फिर यह शुरुआत है उस भगदड़ की जो चुनाव से पहले आरजेडी की ताकत को कमजोर कर सकती है? दर्शकों, एक बात तो तय है, बिहार की सियासत में अब मुकाबला और रोमांचक होने वाला है। कौन किसका साथ छोड़ेगा और कौन किसके साथ आएगा, इस पर नज़र रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हर सीट की कहानी बदलने वाली है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बिहार की सियासी हलचल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए MDR न्यूज़, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं बल्कि सियासी सरगर्मियों का महायुद्ध बन चुका है। हर दिन नए बयान, नए दावे और नए चेहरे बिहार की राजनीति में सुर्खियां बटोर रहे हैं। और आज इस सियासी अखाड़े में सबसे जोरदार बयान आया है शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत की तरफ से, जिन्होंने सीधे सीधे प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव दोनों को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। दर्शकों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई से लेकर पटना तक सिर्फ एक ही बयान चर्चा में है। संजय राउत ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने एक पार्टी बनाई है, लेकिन वो किसी एक नाम पर राजनीति करते हैं। वो एक रणनीतिकार है, नेता नहीं। यानी साफ है, संजय राउत ने प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर सवाल उठाए हैं। लेकिन वे यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे बताया कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को गैर विवादित नेता बताते हुए कहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसा दावा शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने किया है। ऐसे में दर्शकों, अब इस बयान ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। एक तरफ तेजस्वी यादव के लिए खुला समर्थन, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर अप्रत्यक्ष तंज। शिवसेना यूबीटी का यह रुख विपक्षी एकता के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि संजय राउत ने साफ कहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, उनकी दौलत नहीं है और उनकी बातें भी नहीं है। तो दर्शकों, अब बात करते हैं प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज पार्टी की, जो इन दिनों बिहार की राजनीति में तेजी से पैर पसार रही है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने कई राज्यों में चुनावी रणनीति बनाई, अब खुद बिहार के रण में कूद चुके हैं। हाल ही में जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इन 51 उम्मीदवारों में सामाजिक संतुलन का खास ख्याल रखा गया है। 7 अनुसूचित जाति, 17 अति पिछड़ा वर्ग, 11 पिछड़ा वर्ग, 8 अल्पसंख्यक और 8 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल है। यानी पीके का फॉर्मूला है, हर वर्ग की भागीदारी, हर गांव की आवाज़। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही है कि इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का खुद का नाम नहीं है। यानी वो मैदान में उतरने की बजाय रणनीति के मैदान में उतरना चाहते हैं। पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने बताया कि जनसुराज बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के साथ बिहार का चुनावी गणित और भी दिलचस्प हो गया है। ऐसे में दर्शकों, अब बात करते हैं चुनावी टाइम टेबल की। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोटिंग और दूसरे चरण में 11 नवंबर को शेष 122 सीटों पर मतदान होगा और इसकी गिनती 14 नवंबर को होगी और उसी दिन तय होगा कि बिहार की कमान किसके हाथ जाएगी।
तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या फिर जनसुराज का कोई नया चेहरा। ऐसे में दर्शकों, संजय राउत के बयान ने विपक्षी खेमे में एक नई हलचल जरूर पैदा कर दी है। जहां एक तरफ महागठबंधन के समर्थक इस बयान को समर्थन का संकेत बता रहे हैं, वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे में इसे राजनीतिक जुमला कहा जा रहा है। लेकिन एक बात तय है, बिहार का मैदान अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। तेजस्वी के समर्थक मुख्यमंत्री तेजस्वी के नारे लगा रहे हैं और प्रशांत किशोर अपने जनसुराज यात्रा के जरिए जनता से सीधा संवाद बना रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संजय राउत की भविष्यवाणी कितनी सच साबित होती है। क्या तेजस्वी यादव वाकई बिहार की सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर जनसुराज का नया प्रयोग बिहार की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करेगा। बिहार की सियासत में हर दिन नई पटकथा लिखी जा रही है और हम लाते रहेंगे आपको सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद अपडेट। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।